में बसा एक छोटा शांतपुर। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में आर्यन रहता था। आर्यन गांव के सबसे बड़े जमींदार विक्रम सिंह के सेब के बागानों और गोदामों में काम करता था। आर्यन सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर जाता और देर रात तक बागानों की देखभाल करता। विक्रम सिंह स्वभाव से बेहद कठोर और कंजूस था। वह अक्सर मजदूरों का हक मार लिया करता था। एक दिन महीने के अंत में आर्यन विक्रम सिंह के पास अपनी मजदूरी लेने पहुंचा। हुजूर, मैंने इस महीने बागान की पूरी कटाई और छंटाई का काम अकेले खत्म कर दिया है। अब मेरी महीने की मजदूरी दे दीजिए, घर में राशन खत्म होने वाला है। विक्रम सिंह ने उसे गुस्से से देखा। काम समय पर करना तो तुम्हें आता नहीं, लेकिन पैसे मांगने सबसे पहले खड़े हो जाते हो। पिछले हफ्ते जो ट्रक शहर भेजा था उसमें से 2 पेटियां कम निकली। वह नुकसान तुम्हारी पगार से कटेगा। तुम्हें इस महीने सिर्फ आधी मजदूरी मिलेगी। लेकिन हुजूर, मैंने खुद सारी पेटियां गिनी थी। मैंने अपनी पूरी मेहनत दी है, कृपया ऐसा न करें। जुबान लड़ाता है। ये लो अपनी आधी पगार और कल से मेरे बागान में पैर मत रखना। मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है, निकलो यहाँ से। आर्यन भारी मन और आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। उसकी पत्नी साधना उसे द्वार पर देखते ही समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। आज आप इतने उदास क्यों हैं? क्या मालिक ने पैसे नहीं दिए? आर्यन ने साधना के हाथ में वो थोड़े से पैसे रखते हुए कहा। साधना, मालिक ने मेरा हक मार लिया और मुझे काम से भी निकाल दिया। अब इस थोड़े से पैसे में पूरा महीना कैसे बीतेगा, न जाने अब आगे क्या होगा। आप घबराइए मत, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर गांव में काम नहीं है तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्यों ना हम इसी हुनर को अपना सहारा बनाएं। आर्यन सोच में पड़ गया। अंधेरा गहरा रहा था, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग रही थी। अगली सुबह जब आर्यन सोकर उठा तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आज का खाना। विक्रम सिंह से मिले आधे पैसों में से कुछ तो पिछला उधार चुकाने में निकल गए थे। अब आर्यन काम की तलाश में शांतपुर के मुख्य बाजार की ओर निकला। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग काका हरिराम मिले। आर्यन को खाली हाथ बाजार की तरफ जाते देख उन्होंने टोक दिया। अरे आर्यन बेटा, आज बागान नहीं गए क्या? विक्रम सिंह के यहाँ तो काम का सीजन चल रहा है। काका, मालिक ने बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मुझे काम से निकाल दिया। अब नया काम ढूंढने निकला हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। बेटा, शांतपुर छोटा गांव है। यहाँ खेतों के अलावा काम मिलना मुश्किल है। लोग दिन भर की कड़ी मजदूरी के सिर्फ 60 से 70 रुपये देते हैं। उतने में तो आजकल नमक तेल भी नहीं आता। मेरा मानो तो शहर चले जाओ, वहां मेहनत करने वालों की बहुत कदर है। काका, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। शहर में रहने का खर्च ही इतना है कि अगर मैं 15,000 रुपए भी कमाऊं तो 10,000 रुपए तो कमरे के किराए और खाने में चले जाएंगे। पीछे साधना यहाँ अकेली कैसे रहेगी? मुझे जो करना है इसी मिट्टी में रहकर करना है। तभी बाजार के चौराहे पर उसे एक लड़का पर्चे बांटता हुआ दिखा। आर्यन ने एक पर्चा लिया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नया धमाका, पहाड़ी स्वाद ढाबा, अब चखे पहाड़ों का असली जायका। पर्चा बांटने वाले ने कहा, भैया, ये पास में ही नया ढाबा खुला है। हमारे यहाँ का मसालेदार सिड्डू और खड़ी पूरे इलाके में मशहूर होने वाला है, जरूर आइएगा। आर्यन ने मन ही मन सोचा, पैसे तो जेब में नहीं है कि ढाबे पर खाना खा सकूं, लेकिन शायद वहां काम मिल जाए। उसने पर्चा बांटने वाले से पूछा, भाई, क्या तुम्हारे मालिक को किसी रसोइये की जरूरत है? मुझे पहाड़ी खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। हाँ भैया, अभी ढाबा नया है तो सेठ जी को मदद की जरूरत तो है। आप जाकर जगत सेठ से बात कर लीजिए। आर्यन तुरंत ढाबे पर पहुंचा। जगत सेठ अपनी गद्दी पर बैठा था। आर्यन ने जाकर अपनी इच्छा जताई। जगत सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, खाना बनाना आता है या बस बातें बनाना? देखो, मेरे पास सफाई वाले को देने के लिए 150 रुपए हैं और रसोइये को 250 रुपए। अगर तुम्हारा हाथ साफ है तो कल से आ जाओ। आर्यन जानता था कि रसोइयों की पगार कम से कम 600 रुपए होनी चाहिए, पर उसकी मजबूरी बड़ी थी। उसने भारी मन से कहा, सेठ जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं 250 रुपए में ही काम कर लूंगा, बस मुझे मौका दीजिए। पूरा दिन आर्यन ने ढाबे की भट्टी के सामने पसीना बहाया। उसने पहाड़ी मसालों का ऐसा मेल बैठाया कि ढाबे के आसपास से गुजरने वाले लोग खुशबू से ही खींचे चले आए। शाम को जगत सेठ ने खुश होकर उसे 250 रुपए थमाए। घर लौटते समय
आर्यन ने थोड़ा आटा, दाल और कुछ सब्जियां खरीदी। जब वह घर पहुंचा तो साधना की आंखों में चमक आ गई। साधना, भगवान ने रास्ता दिखा दिया है। मुझे एक ढाबे पर काम मिल गया है। अब कम से कम हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। दोनों ने चैन की रोटी खाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सुकून बस कुछ ही दिनों का है। आर्यन की मेहनत रंग ला रही थी। जगत सेठ के ढाबे पर अब पहले से कहीं ज्यादा भीड़ रहने लगी थी। आर्यन के बनाए मसालेदार सिड्डू और पहाड़ी खड़ी चावल का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। लोग दूर दूर से उसके हाथ का जायका चखने आने लगे। जगत सेठ की कमाई तो 4 गुना बढ़ गई, लेकिन आर्यन की हालत जस की तस थी। एक शाम जब ढाबा ग्राहकों से भरा था, आर्यन पसीने से तरबतर होकर रोटियां सेंक रहा था। उसने सोचा कि अब उसे सेठ से रोज के पैसे मांगने चाहिए, ताकि वह साधना के लिए कुछ दवाइयां और घर का जरूरी सामान ले सके। काम खत्म होने के बाद आर्यन ने कहा, सेठ जी, आज की मजदूरी दे दीजिए। कल साधना की तबीयत थोड़ी ढीली थी, मुझे उसके लिए शहर से दवा मंगवानी है। अरे आर्यन, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। अब से मैं रोज रोज का हिसाब नहीं कर पाऊंगा, बहुत झंझट होता है। अब तुम्हें महीने के अंत में एक साथ पूरे पैसे मिलेंगे। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि रोज पैसे मिलेंगे। मेरे पास घर में एक दाना भी नहीं है। महीने भर में उधार पर कैसे जीऊंगा? सेठ ने बेरुखी से जवाब दिया। देखो भाई, नियम तो यही रहेगा। अगर तुम्हें बहुत जल्दी है तो गांव के साहूकार नरोत्तम दास से कुछ पैसे उधार ले लो। जब मैं महीने की पगार दूंगा तब चुका देना। और हाँ, अगर तुम चाहो तो कुछ गिरवी रखकर मुझसे अभी थोड़े पैसे ले सकते हो। आर्यन के पास गिरवी रखने के नाम पर कुछ नहीं था, सिवाय उसके छोटे से कच्चे घर के कागजात के। मजबूरी इंसान से क्या नहीं कराती। आर्यन को साहूकार नरोत्तम दास के पास जाना पड़ा। नरोत्तम दास गांव का सबसे लालची इंसान था। उसने आर्यन के घर के कागज देखे और धूर्तता से मुस्कुराया। ठीक है आर्यन, मैं तुम्हें 5,000 रुपए उधार दे रहा हूं, लेकिन याद रहे, अगर 1 महीने के भीतर तुमने मेरा पैसा ब्याज समेत नहीं लौटाया तो ये घर मेरा हो जाएगा। आर्यन ने कांपते हाथों से अंगूठा लगा दिया। उसे भरोसा था कि महीने के अंत में जगत सेठ उसे पैसे दे ही देगा। पूरा महीना आर्यन ने दिन रात एक कर दिया। ढाबे की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि जगत सेठ ने एक नया नौकर भी रख लिया, लेकिन आर्यन का काम और बढ़ गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब आर्यन को पगार मिलनी थी। आर्यन बड़ी उम्मीद लेकर सेठ के पास गया। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है। आज मेरी पगार दे दीजिए। मुझे साहूकार का कर्ज उतारना है और घर के कागज वापस लेने हैं। कैसी पगार? इस महीने तो ढाबे की मरम्मत में बहुत खर्च हो गया। ऊपर से तुमने 2 बार सब्जियां ज्यादा मंगवा ली थी। उसका पैसा कौन देगा? अभी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अगले हफ्ते आना। सेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आज रात तक मुझे साहूकार को पैसे देने हैं, वरना वह मेरा घर छीन लेगा। आपकी कमाई तो बहुत हुई है, मैंने खुद देखा है। जगत सेठ गुस्से से लाल हो गया। मुझ पर नजर रखता है? बदतमीज। एक तो मैंने तुझे काम दिया और अब तू मुझे ही हिसाब सिखा रहा है। जा, नहीं देता पगार। जो करना है कर ले और कल से यहां शक्ल मत दिखाना। आर्यन बीच सड़क पर खड़ा रह गया, बेरोजगार, बेबस और बेघर होने की कगार पर। साहूकार का आदमी उसी वक्त उसके घर की ओर बढ़ रहा था। आर्यन लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। दूर से ही उसने देखा कि साहूकार का लठैत धीरज उसके दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा था। साधना घर की चौखट पर खड़ी कांप रही थी। अरे ओ आर्यन, सूरज ढलने को है और अभी तक साहूकार के पैसे नहीं पहुंचे। तुझे पता है ना, आज रात के बाद ये घर तेरा नहीं रहेगा। भाई, सेठ ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मेरी महीने भर की पगार नहीं दी। मुझे बस 2 दिन की मोहलत और दे दो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा। मोहब्बत और मोहलत साहूकार की डिक्शनरी में नहीं है। कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। यह कहकर वह वहां से चला गया। साधना फूट फूट कर रोने लगी। अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा था ना कि इन बड़े लोगों पर भरोसा मत कीजिए। आर्यन अपनी बेबसी पर आंसू बहा ही रहा था कि तभी उसका बचपन का मित्र समीर वहां पहुंचा। समीर पास के गांव में लकड़ी का काम करता था और बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसने जब आर्यन की आपबीती सुनी तो उसकी मुट्ठियां बिंच गईं। आर्यन, तू फिक्र मत कर। इतने सालों की हमारी दोस्ती किस काम आएगी? मेरे पास कुछ बचत है जो मैंने अपनी बहन की शादी के लिए रखी थी। उसमें से 5,000 रुपए तू अभी रख और उस राक्षस साहूकार का मुंह बंद कर। समीर भाई, मैं यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? उपकार चुकाने की बात मत कर। बस एक वादा कर
अब तू इन जालिमों के यहाँ नौकरी नहीं करेगा। तू अपना काम शुरू कर। तेरे हाथों में वो स्वाद है जो बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलता। भाई, दुकान खोलने के लिए जगह और साजो सामान के पैसे कहां से आएंगे? शुरुआत करने के लिए महल नहीं, बस नियत चाहिए। तेरे घर के बाहर जो खाली जमीन है वहीं एक छोटा सा छप्पर डाल। लकड़ी और बांस मैं लाकर दूंगा। तू बस अपनी भट्टी सुलगा, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। अगले ही दिन समीर और आर्यन ने मिलकर घर के बाहर बांस गाड़कर एक छोटा सा ढाबा तैयार किया। साधना ने पुराने कपड़ों से पर्दे बनाए और आर्यन ने अपनी रसोई के बर्तनों को चमकाकर वहां सजा दिया। ढाबे का नाम रखा गया आर्यन की रसोई। आर्यन ने घर में बचे हुए थोड़े से आटे और मसालों से अपना पहला भोजन तैयार किया। उसने एक तख्ती पर कोयले से लिखा, पहाड़ी सिड्डू और खड़ी, मात्र 40 रुपए। जगत सेठ को जब यह पता चला तो वह अपने ढाबे पर बैठा जोर जोर से हंसने लगा। देख रहे हो, वो भिखारी अब मेरे सामने दुकान चलाएगा। 2 दिन में भूखा मरकर मेरे पास ही काम मांगने आएगा। लेकिन जगत सेठ को यह नहीं पता था कि नफरत की आग से ज्यादा ताकत मेहनत की महक में होती है। जैसे ही आर्यन ने खड़ी का छौंका लगाया, उसकी खुशबू पूरे शांतपुर गांव की हवाओं में घुलने लगी। आर्यन की रसोई का पहला दिन था। आर्यन ने जैसे ही अपनी खास पहाड़ी खड़ी में चखिया और सूखी लाल मिर्च का छौंका लगाया, उसकी सौंधी खुशबू सड़क से गुजरने वाले हर राही के कदमों को थामने लगी। सबसे पहले गांव के 2 चरवाहे अपनी भेड़ों को चराकर लौट रहे थे। खुशबू सूंघकर वे आर्यन के छप्पर के पास रुके। अरे आर्यन भाई, ये कैसी गजब की खुशबू आ रही है। क्या आज घर में कोई त्योहार है? त्योहार नहीं भाई, आज से अपनी छोटी सी रसोई शुरू की है। आप लोग पहले ग्राहक हैं, बैठिए तो सही। आर्यन ने पत्तलों पर गर्मा गर्म खड़ी और भाप उड़ाते हुए सिड्डू परोसे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई, ऐसा स्वाद तो जगत सेठ के यहाँ भी नहीं मिलता। वहां तो बस मसालों का शोर होता है, पर यहाँ तो रूह खुश हो गई। देखते ही देखते खबर पूरे शांतपुर में फैल गई कि आर्यन ने अपने घर के बाहर ही ढाबा खोल लिया है और खाना इतना सस्ता और स्वादिष्ट है कि बड़े बड़े होटलों को मात दे दे। दोपहर होते होते आर्यन की रसोई के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। तभी वहां से एक चमचमाती जीप गुजरी। जीप में ठाकुर प्रताप सिंह के शहर से आए कुछ मेहमान थे। सड़क के किनारे इतनी भीड़ और खाने की महक देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवा ली। ये कैसा ढाबा है? यहाँ तो कोई टेबल कुर्सी भी नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ क्यों? वे आर्यन के पास आए और बोले, भैया हमें शहर जाना है, जल्दी से 4 प्लेट पैक कर दो। आर्यन और साधना ने फुर्ती से खाना पैक किया। जब मेहमान ने पैसे देने के लिए अपना बटुआ निकाला तो आर्यन ने कहा, साहब, मात्र 160 रुपए हुए। मेहमान हैरान रह गया। उसने 500 रुपए का नोट आर्यन के हाथ में थमाया और कहा, रख लो भैया, शहर में इतने स्वाद के लिए हम 1000 रुपए देते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और स्वाद देखकर दिल खुश हो गया। आर्यन ने मना किया, पर मेहमान ने जिद करके पैसे दे दिए। शाम तक आर्यन की पूरी हांडी खाली हो चुकी थी। जब उसने और साधना ने दिन भर की कमाई गिनी तो वे दंग रह गए। एक ही दिन में उन्होंने 1200 रुपए बचा लिए थे। उधर जगत सेठ के ढाबे पर सन्नाटा पसरा था। लोग वहां से गुजरते हुए आर्यन की रसोई की तारीफ कर रहे थे। जगत सेठ अपनी गद्दी पर बैठा गुस्से से उबल रहा था। उसका मुनीम बोला, सेठ जी, अगर ऐसा ही चला तो हमारा ढाबा तो बंद हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि आर्यन के खाने में माँ के हाथ जैसा स्वाद है और दाम तो बिल्कुल आधा है। उस 2 कौड़ी के मजदूर की इतनी हिम्मत, वो मेरे सामने अपनी दुकान चलाएगा। अभी उसे पता नहीं है कि जगत सेठ के रास्ते में आने वालों का क्या अंजाम होता है। मुनीम, कुछ गुंडों का इंतजाम करो। कल की सुबह आर्यन की ये रसोई नहीं दिखनी चाहिए। आधी रात का समय था। पूरा शांतपुर गांव गहरी नींद में सोया था, लेकिन आर्यन की रसोई के बाहर 3 नकाबपोश साए रेंग रहे थे। उनके हाथों में लाठियां और केरोसिन की बोतलें थीं। ये जगत सेठ के भेजे हुए गुंडे थे। जल्दी करो, इस छप्पर को आग लगा दो ताकि सुबह तक यहाँ सिर्फ राख बचे। जैसे ही उन्होंने केरोसिन छिड़कना शुरू किया, पास के बाड़े में बंधी आर्यन की गाय जोर जोर से रंभा। गाय की आवाज सुनकर आर्यन की आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका
तो देखा कि कुछ लोग उसके ढाबे के पास संदिग्ध हरकतें कर रहे हैं। साधना, उठो, देखो बाहर कौन है। आर्यन हाथ में एक डंडा लेकर बाहर की ओर दौड़ा। आर्यन को आता देख गुंडों ने घबराकर माचिस की तीली जला दी और छप्पर के एक कोने में फेंक दी। देखते ही देखते सूखी घास और बांस ने आग पकड़ ली। आर्यन ने चिल्लाना शुरू किया, आग आग बचाओ। आर्यन और साधना पागलों की तरह बाल्टियों से पानी डालने लगे। शोर सुनकर पड़ोसी और आर्यन का दोस्त समीर भी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ढाबे का एक हिस्सा जलकर काला हो चुका था और सारा राशन धुआं बन चुका था। साधना फूट फूट कर रोने लगी। हमारी मेहनत जल गई, अब हम कल क्या खिलाएंगे? जगत सेठ हमें जीने नहीं देगा। समीर ने जलते हुए बांसों को देखा और गुस्से में बोला, ये काम उसी जालिम सेठ का है। वो डर गया है आर्यन, इसलिए उसने ये कायरता दिखाई है। आर्यन शांत खड़ा जलते हुए ढाबे को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और बोला, साधना, रो मत। आग लकड़ी को जला सकती है, मेरे हौसले को नहीं। सेठ ने सोचा था कि मैं डर जाऊंगा, लेकिन अब मैं यह ढाबा बंद नहीं करूंगा। कल सुबह खाना इसी जगह बनेगा, चाहे मुझे खुले आसमान के नीचे ही क्यों ना बनाना पड़े। अगली सुबह जगत सेठ अपनी गद्दी पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसे उम्मीद थी कि आज आर्यन मातम मना रहा होगा, लेकिन तभी उसे खबर मिली कि आर्यन ने जले हुए ढाबे के सामने ही 2 बड़े पत्थर रखकर चूल्हा जला लिया है और खाना पकना शुरू हो गया है। गांव वाले, जो रात की घटना से वाकिफ थे, आर्यन के समर्थन में उतर आए। आज भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। लोग कह रहे थे, हम जगत सेठ के यहाँ कभी नहीं जाएंगे, भले ही हमें भूखा रहना पड़े, हम आर्यन के साथ हैं। उसी भीड़ में एक सादे कपड़ों में व्यक्ति खड़ा था, जो चुपचाप सब देख रहा था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि जिले के नए फूड इंस्पेक्टर विक्रम खन्ना थे, जो इलाके के ढाबों की जांच करने आए थे। उन्होंने जब आर्यन की मेहनत और लोगों का प्यार देखा, तो उन्होंने एक प्लेट खड़ी चावल का ऑर्डर दिया। खाना छकते ही विक्रम खन्ना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना पहचान पत्र निकाला और आर्यन के पास गए। आर्यन डर गया कि कहीं वह ढाबा बंद करने तो नहीं आए। विक्रम खन्ना ने कहा, घबराओ मत आर्यन, तुम्हारे खाने में जो सफाई और ईमानदारी का स्वाद है, वो मैंने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी नहीं देखा। लेकिन मैंने सुना है कि रात को यहाँ कुछ हादसा हुआ है। आर्यन ने सारी सच्चाई बता दी। जगत सेठ को अंदाजा भी नहीं था कि उसने जिस आग को आर्यन को मिटाने के लिए सुलगाया था, वही आग अब उसके अपने साम्राज्य को भस्म करने वाली थी। फूड इंस्पेक्टर विक्रम खन्ना ने जब आर्यन के ढाबे पर हुई आगजनी और जगत सेठ की करतूतों के बारे में सुना, तो उन्होंने तुरंत अपनी टीम को शांतपुर बुला लिया। लेकिन इससे पहले कि वे जगत सेठ पर हाथ डालते, उन्होंने एक योजना बनाई। अगली सुबह विक्रम खन्ना एक साधारण ग्राहक बनकर जगत सेठ के ढाबे पर पहुंचे। वहां का नजारा आर्यन की रसोई से बिल्कुल उलट था। मक्खियां भिनभिना रही थीं, रसोई में गंदगी का ढेर था और रसोइये बिना हाथ धोए खाना बना रहे थे। वेटर, जरा एक प्लेट पहाड़ी से लाना। जैसे ही खाना आया, उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। विक्रम खन्ना ने एक निवाला लिया और उसे थूक दिया। ये क्या है? खाना बासी है और इसमें मिलावट की महक आ रही है। अरे ओ मुसाफिर, चुपचाप खाना खा और पैसे दे। मेरे खाने में नुक्स निकालने वाला तो होता कौन है? तुझे पता है मेरा नाम क्या है? विक्रम खन्ना धीरे से मुस्कुराए और अपनी जेब से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला। नाम का तो पता नहीं, पर तुम्हारा काम बहुत ही गंदा है जगत सेठ। मैं जिला फूड इंस्पेक्टर विक्रम खन्ना हूँ। साहब, वो मेरा मतलब नहीं था। तुम्हारे ढाबे में सफाई का नामो निशान नहीं है। तेल घटिया इस्तेमाल हो रहा है और मसालों में मिलावट है। मुनीम, इनके स्टोर रूम की चाबियां लाओ। जब स्टोर रूम की जांच हुई, तो वहां सड़ी हुई सब्जियां और एक्सपायर्ड मसाले मिले। उसी वक्त विक्रम खन्ना की टीम ने पूरे ढाबे को सील करने का नोटिस चिपका दिया। जगत सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सालों की बनाई साख मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन असली तमाशा तो अभी बाकी था। विक्रम खन्ना ने आर्यन को भी वहां बुलवाया। आर्यन, जगत सेठ का ढाबा अब बंद हो चुका है। कानून ने अपना काम किया है, लेकिन जो जुल्म इन्होंने तुम पर और समीर पर किया है,
उसके लिए इन्हें पुलिस को जवाब देना होगा। तभी पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। गांव का साहूकार नरोत्तम दास, जो जगत सेठ का साथी था, वह भी डर के मारे दुबक गया। पुलिस ने उन गुंडों को पहले ही पकड़ लिया था जिन्होंने आर्यन के ढाबे को आग लगाई थी। उन्होंने कबूल कर लिया था कि जगत सेठ ने ही उन्हें पैसे दिए थे। जगत सेठ को हथकड़ियां पहनाई गईं। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। वही सेठ जो कल तक मजदूरों को पैरों की जूती समझता था, आज सिर झुकाए पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा था। जाते जाते इंस्पेक्टर खन्ना आर्यन के पास रुके और बोले, आर्यन, सरकार छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार लोन दे रही है। मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तुम इस कच्चे छप्पर की जगह एक पक्का और बड़ा ढाबा बनाओ। शांतपुर को तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। आर्यन और साधना की आंखों में खुशी के आंसू थे। जगत सेठ के जेल जाते ही पूरे शांतपुर गांव में जैसे एक नई सुबह हुई थी। लेकिन आर्यन के सामने अभी भी एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, साहूकार नरोत्तम दास। हालांकि जगत सेठ का ढाबा बंद हो चुका था, लेकिन नरोत्तम दास के पास अभी भी आर्यन के घर के असली कागजात थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, आर्यन और साधना अपने मित्र समीर के साथ साहूकार की हवेली पहुंचे। समीर ने जो 5,000 रुपए आर्यन को दिए थे, वे पैसे आर्यन के हाथ में थे। साहूकार जी, यह लीजिए आपके 5,000 रुपए और ब्याज के पैसे। मेरा महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, कृपया मेरे घर के कागजात लौटा दीजिए। अरे आर्यन, लगता है तुझे गणित नहीं आता। 5,000 रुपए तो मूल था, पर तूने जो अंगूठा लगाया था उसमें साफ लिखा था कि अगर जगत सेठ का काम छूटा तो ब्याज की दर दुगनी हो जाएगी। अब तुझे 5,000 रुपए नहीं बल्कि 15,000 रुपए देने होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। नरोत्तम दास ने कागज लहराते हुए कहा, कागज बोलता है, इंसान नहीं। आज शाम तक अगर 15,000 रुपए नहीं मिले तो कल सुबह मैं इस हवेली से निकलकर तुम्हारे घर में ताला डाल दूंगा। समीर का खून खौल उठा। तुम गरीब का घर हड़पना चाहते हो? हम अभी पुलिस के पास जाएंगे। जाओ, पुलिस सबूत मांगती है। कागजों पर आर्यन का अंगूठा है। आर्यन भारी मन से हवेली से बाहर आया। उसकी मेहनत की सारी कमाई भी इन पैसों को पूरा नहीं कर पा रही थी। वह सड़क के किनारे बैठकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी वहां से ठाकुर प्रताप सिंह की गाड़ी गुजरी। ठाकुर साहब गांव के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्ति थे, जो अक्सर विवादों को सुलझाते थे। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और आर्यन की परेशानी पूछी। समीर ने सारी बात विस्तार से बताई कि कैसे जगत सेठ और नरोत्तम दास ने मिलकर आर्यन को फंसाया है। ठाकुर साहब ने गंभीरता से कहा, नरोत्तम का लालच सीमा पार कर गया है। आर्यन, तुम घबराओ मत। मेरे घर मेहमानों के लिए आज रात एक बड़ा भोज है। मैंने सुना है तुम पहाड़ी सिड्डू और कड़ी बहुत लाजवाब बनाते हो। अगर तुम और साधना मिलकर आज रात का भोजन तैयार कर दो तो मैं तुम्हें काम की इतनी कीमत दूंगा कि तुम अपना घर छुड़ा सको। आर्यन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने और साधना ने पूरी दोपहर ठाकुर साहब की रसोई में दिल लगाकर काम किया। उन्होंने ताजी जड़ी बूटियों, घर के पिसे मसालों और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया। शाम को जब मेहमानों ने भोजन किया तो वे वाह वाह कर उठे। भोज खत्म होने के बाद ठाकुर साहब ने आर्यन को बुलाया और सबके सामने एक लिफाफा थमाया। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है आर्यन। इसमें 20,000 रुपए हैं। और सुनो, मैंने बैंक के मैनेजर से भी बात की है। तुम्हें सरकारी स्कीम के तहत अपना पक्का ढाबा बनाने के लिए आसान किस्तों पर लोन भी मिल जाएगा। आर्यन ठाकुर साहब के पैरों में गिर पड़ा। वह तुरंत साहूकार की हवेली पहुंचा और नरोत्तम दास के मुंह पर पैसे मारे। नरोत्तम दास के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे सबके सामने आर्यन के घर के कागज लौटाने पड़े। आर्यन ने अपने घर के कागज हाथ में लिए और आसमान की तरफ देखा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह एक ऐसा ढाबा बनाएगा जहां किसी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा। आर्यन ने साहूकार के चंगुल से अपने घर के कागज तो छुद्धा लिए थे, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे बैठा जगत सेठ हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने रसूख और बचे हुए पैसों का इस्तेमाल करके जमानत का इंतजाम कर लिया। जेल से बाहर आते ही उसके सिर पर सिर्फ एक ही खून सवार था, आर्यन का विनाश। जगत सेठ ने अपने वफादार मुनीम को बुलाया और फुसफुसाकर कहा, आर्यन अब सरकारी लोन लेकर पक्का ढाबा बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर उसका ढाबा खड़ा हो गया तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ढाबा खुलने से पहले ही बदनाम हो जाए। सेठ जी, कल सुबह आर्यन अपने नए ढाबे का शिलान्यास करने वाला है।
और उसने पूरे गांव के लिए भोज रखा है। क्यों ना हम उसके खाने के राशन में कुछ ऐसा मिला दें जिससे पूरा गांव बीमार पड़ जाए। जब सरकारी अधिकारी और गांव वाले बीमार होंगे तो आर्यन को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, आज रात जब वो सो रहा होगा तो उसके रसोई भंडार में विषाक्त पाउडर मिला देना। उधर आर्यन, साधना और समीर खुशी खुशी अगले दिन की तैयारी कर रहे थे। ठाकुर साहब और फूड इंस्पेक्टर विक्रम खन्ना भी इस समारोह में आने वाले थे। रात के 2 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा था, मुनीम दबे पांव आर्यन के भंडार घर में घुसा। उसने चुपके से मसालों और आटे के बोरों में जहर मिला दिया और अंधेरे में ओझल हो गया। लेकिन वह एक बात भूल गया था। आर्यन की पालतू गाय गौरी, जो रात को आग लगने के समय चिल्लाई थी, उसने फिर से हलचल महसूस की। इस बार आर्यन सतर्क था। उसने समीर को पहले ही अपने घर के पास पहरा देने के लिए कहा था। समीर ने मुनीम को भागते हुए देख लिया। आर्यन, उठो, कोई भंडार घर से भाग रहा है। आर्यन और समीर ने पीछा करके मुनीम को दबोच लिया। मुनीम डरपोक था। 2 थप्पड़ पड़ते ही उसने सारा सच उगल दिया। मुझे माफ कर दो। जगत सेठ ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं तुम्हारे खाने में जहर मिला सकूं। अगर हम यह खाना गांव वालों को खिला देते तो अनर्थ हो जाता। सेठ ने अपनी आखिरी चाल चल दी है। अब उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दोबारा सिर नहीं उठा पाएगा। अगली सुबह समारोह शुरू हुआ। जगत सेठ दूर खड़ा तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था कि कब लोग बीमार पड़ेंगे और पुलिस आएगी। उसने खुद ही गुमनाम कॉल करके फूड इंस्पेक्टर और पुलिस को बुला लिया था ताकि वे आर्यन को रंगे हाथों पकड़ सकें। जैसे ही ठाकुर साहब और इंस्पेक्टर खन्ना भोजन करने बैठे, जगत सेठ भीड़ से निकलकर आया और चिल्लाया, रुकिए, ये खाना मत खाइए। मुझे खबर मिली है कि आर्यन ने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में खराब और मिलावटी सामान इस्तेमाल किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। इंस्पेक्टर खन्ना ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन बिल्कुल शांत था। उसने कहा, साहब, अगर सेठ जी को शक है तो जांच जरूर होनी चाहिए। मुनीम जी, जरा सामने आइए। पुलिस की गिरफ्त में मुनीम को देखते ही जगत सेठ के पसीने छूट गए। मुनीम ने सबके सामने कबूल कर लिया कि सेठ ने उसे जहर मिलाने भेजा था। लेकिन आर्यन ने आगे जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। साहब, मुझे समीर ने रात को ही बता दिया था। हमने वह सारा मिलावटी राशन रात में ही बदल दिया था और मुनीम के पास से वह जहरीला पाउडर भी बरामद कर लिया है। आज जो खाना बना है वह बिल्कुल शुद्ध है। पुलिस ने तुरंत जगत सेठ को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार उस पर हत्या की कोशिश का मुकदमा चलना था, जिससे बचना नामुमकिन था। गांव वालों ने जगत सेठ पर थूका और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकलवा दिया। अब आर्यन का रास्ता साफ था। उसका पक्का ढाबा बनकर तैयार होने वाला था। जगत सेठ की गिरफ्तारी के बाद आर्यन ने अपने कच्चे छप्पर की जगह एक सुंदर, हवादार और साफ सुथरा ढाबा तैयार किया। इसका नाम रखा गया आर्यन की पहाड़ी रसोई, शुद्धता और स्वाद। ढाबे के उद्घाटन के दिन पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया। आर्यन ने तय किया कि वह अपने ढाबे का उद्घाटन किसी बड़े नेता से नहीं, बल्कि अपने दोस्त समीर और गांव के सबसे पुराने मजदूर काका हरिराम से करवाएगा। समय बीतता गया और आर्यन की रसोई की ख्याति शांतपुर की सीमाओं को लांघकर दूर दराज के शहरों तक पहुंच गई। एक दिन शहर के एक बहुत बड़े होटल चेन के मालिक ने आर्यन को 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया कि वह अपना ढाबा उन्हें बेच दे और उनके लिए शहर में काम करे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, जिस मिट्टी ने मुझे पहचान दी और जिन लोगों ने मेरी मुश्किल घड़ी में साथ दिया, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा स्वाद महलों के लिए नहीं, अपनों के लिए है। धीरे धीरे आर्यन की रसोई एक संस्थान बन गई। सरकार ने उसे आदर्श उद्यमी के पुरस्कार से सम्मानित किया। साधना अब सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि ढाबे की मैनेजर थी। समीर आर्यन का बिजनेस पार्टनर बन चुका था। दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल भी बनवाया। आज भी अगर आप शांतपुर की वादियों से गुजरें तो हवाओं में देवदार की खुशबू के साथ आर्यन की रसोई के सिड्डू और घड़ी की सौंधी महक आपका स्वागत करेगी। यह महक सिर्फ खाने की नहीं थी, ये महक थी सच्ची ईमानदारी, अटूट मेहनत और कभी न हार मानने वाले जज्बे की। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। अगर आप नए हैं तो अभी तून हब बिंदिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हर नई कार्टून वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक